के बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से। आ जाइए सब बच्चे। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। तो सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका। आपको पता है कि एग्जाम के बारे में जो ऑफिशियल ट्वीट है वो आ चुका है, और उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट है वो 1st और 2nd वीक ऑफ जून में है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि 15 जून लेके चलो कि उससे पहले या उससे बाद एग्जाम हो सकता है, मतलब 10 के बाद कभी भी हो सकता है। अब देखिए इस चीज को लेकर बहुत सारी वीडियोस लोग बना रहे हैं कि एनटीए वाले हर बार बोल देते हैं ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने लिए एक डेडलाइन बना लीजिए, अपने लिए एक टारगेट फिक्स कर लीजिए, अपने लिए एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतने टाइम में मुझे अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लेनी है, राइट। इतनी देर में मुझे अपनी प्रिपरेशन है वो पूरी कर लेनी है। फिर एनटीए वाले इसको आगे करें पीछे करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली एनटीए वाले क्या कर रहे हैं, यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, उन सारी चीजों को साइड पे कर दीजिए और सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप क्या कर सकते हो, राइट। उन सभी लोगों को एकदम से साइड पे कर दीजिए। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप लोग इस टाइम पे क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू। आपको पता है कि आपको पढ़ाई करनी है, आप लोगों को मेहनत करनी है, आप लोगों को एफर्ट्स करने हैं, और वही आप लोगों के लिए बेस्ट है। एग्जाम जून में होता है, चाहे वो बाद में करते हैं, बट क्योंकि अगर उन्होंने इससे डिले करना होता तो मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। 99% चांस है कि आपका एग्जाम इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। 99% चांस है, 1% की पॉसिबिलिटी है कि चीजें ऊपर नीचे हो सकती। तो आप यही मान के चलो कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है, वो जून में ही होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करनी, ठीक है जी। यस चलिए। अरे बिना एप्लीकेशन फॉर्म के एग्जाम लेंगे क्या हुआ आपका? अगर उन्होंने ऑफिशियल ट्वीट किया है तो इसका मतलब फिर वो फॉर्म भी तो देंगे ना, तो 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। इतना लोड मत लीजिए, टाइम के साथ सब हो जाएगा। चलिए, तो थोड़ा फिलॉसफी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक काफी डिटेल में है इन स्लाइड्स में, बट ये इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाता। आपको क्रक्स याद रखना है इसका, ठीक है। आप लोगों को मेन चीज पता होनी चाहिए कि नेचुरलिज्म है उसका मतलब क्या होता है, प्राग्मेटिज्म है उसका मतलब क्या होता है, रियलिज्म है उसका मतलब क्या होता है,
ये चीज मेन है, ये चीज मेन आपका फोकस होना चाहिए, जिसपे आप लोगों ने ध्यान से समझना। अगर हम फिलॉसफी की बात करें, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? फिलो मतलब होता है लव, और सोफिया का मतलब होता है विजडम। जो लोग नॉलेज से प्यार करते हैं, जो लोग विजडम से प्यार करते हैं, जिन लोगों को ज्ञान से प्यार है, उन लोगों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। कौन सा? फिलॉसफी। कौन सा वर्ड? फिलॉसफी। मतलब इट इज लव फॉर नॉलेज, एक एक्टिविटी है, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ यूनिवर्स, गाइड टू अ वे ऑफ लाइफ, और फिलॉसफी एंड साइंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नॉलेज है वो सब कुछ है। हम नॉलेज को लेना चाहते हैं, नॉलेज पे ध्यान देना चाहते हैं, नॉलेज हमारे लिए बहुत मैटर करती है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल फिलॉसफी। यहाँ पर अलग अलग चीजों का कंसेप्ट दिया गया है। तो मतलब जो एजुकेशन है ना, उसकी एप्लीकेशन को फिलॉसफी का नाम दे दिया गया। डिफाइंड एज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन द मोस्ट जनरल फेज। जो हमारे पास एजुकेशन है वो एक थ्योरेटिकल टर्म में है, जब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? दैट बिकम्स फिलॉसफी। वो क्या बन जाती है? दैट बिकम्स फिलॉसफी। उसको क्या नाम दे दिया जाता है? उसको फिलॉसफी का नाम दे दिया जाता है। राइट। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो मैच द कॉलम में आपसे पूछी जा सकती हैं और पूछी गई भी हैं। जो हमारे पास फिलॉसफी है ना, फिलॉसफी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। MEA। MEA। पहले है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है क्या रियल है, व्हाट इज रियलिटी। रियलिटी को क्या बोल दिया गया है? मेटाफिजिक्स। रियलिटी इज मेटाफिजिक्स। और उस मेटाफिजिक्स में हम 2 चीजों को डिस्कस करते हैं, ऑन्टोलॉजी और कॉस्मोलॉजी। जब ऑन्टोलॉजी की बात करते हैं तो ये बात करता है एग्जिस्टिंग और बीइंग, कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, कैसे हैं। व्हाट इज बीइंग रियल, व्हाट इज बीइंग रियल इज डिस्कस्ड इन ऑन्टोलॉजी। और कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है कि इस दुनिया का जो ओरिजिन हुआ है, जो इस यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, वो कैसे हुआ है। इस दुनिया का जो ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ है, दैट इज रिलेटेड विद द कॉस्मोलॉजी। वो किसके साथ रिलेट करता है? दैट इज रिलेटेड विद द कॉस्मोलॉजी। तो मेटाफिजिक्स का मतलब रियलिटी, ऑन्टोलॉजी मतलब एग्जिस्टेंस के बारे में, बीइंग एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, और कॉस्मोलॉजी किसके बारे में बात करती है? कॉस्मोलॉजी टॉक्स अबाउट नेचर एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि इस यूनिवर्स का ओरिजिन है वो कैसे हुआ। उसके बाद आता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस का वर्ड होता है, एपिस का मतलब होता है नॉलेज। एपिस का मतलब होता है नॉलेज। जब हम पूरा नॉलेज के बारे में बात करते हैं कि ये जो नॉलेज है वो कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, हम नॉलेज को कैसे ग्रैस्प कर रहे हैं, वो सारी चीजें नॉलेज का पार्ट बनती हैं। उसको किसके अंडर किया जाता है कवर? एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। उसको किसके अंडर कवर किया जाता है? एपिस्टेमोलॉजी के अंडर कवर किया जाता है। एपिस का मतलब होता है नॉलेज। और देन आता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब होता है व्हाट इज राइट। एक्सियोलॉजी का मतलब होता है एथिक्स और वैल्यूज। एथिक्स है वो वैल्यूज के साथ रिलेट करता है, और जो एस्थेटिक्स है ये ब्यूटी और आर्ट के साथ रिलेट करता है। ये किसके साथ रिलेट करता है? इट रिलेट विद ब्यूटी और आर्ट। किसी भी तरीके की ब्यूटी, किसी भी तरीके के आर्ट के साथ जो डिस्कशन होती है वो किसके अंडर आती है? वो एस्थेटिक्स के अंडर आती है। किसके अंडर आती है? एस्थेटिक्स के अंडर आती है। देखो जैसे मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स का मतलब व्हाट इज रियलिटी। रियलिटी क्या है? करिकुलम, जो हम पढ़ाने वाले हैं, जो हमारा पूरा कंटेंट होने वाला है एक 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 पूरे सेशन का। और एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज कैसे मिलेगी। मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो आप लोगों को पता है क्या होता है? एकदम से फॉर्मल होता है। यस और नो बताया था ना कि इंस्ट्रक्शन होती है वो इट इज जस्ट लाइक गिव एंड टेक। इंस्ट्रक्शन किसके साथ रिलेट करता है?
गिव एंड टेक के साथ रिलेट करता है, गिव एंड टेक। और देन आता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब होता है वैल्यूज। वैल्यूज कहां पे नजर आएंगी? बिहेवियर में। वैल्यूज कहां पे नजर आएंगी? बिहेवियर में नजर आएंगी। यू विल सी द वैल्यूज इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। किसी पर्सन के बिहेवियर में उसकी वैल्यूज है वो हमें नजर आती, उसके बिहेवियर में हमें उसकी वैल्यूज नजर आती, राइट। जैसे एपिस मैंने आपको बताया, एपिस का मतलब है नॉलेज। द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज, जो स्कोप और नेचर के बारे में बात करती है। व्हाट डू आई नो, मैं क्या जानता हूं। व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है। हाउ इज नॉलेज एक्वायर्ड, नॉलेज को कैसे एक्वायर किया जा रहा है। व्हाट डू पीपल नो, पीपल लोग क्या जानते हैं। ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं? ये एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आती है। मतलब पूरा एरिया ऑफ नॉलेज, जो आपका पूरा एरिया ऑफ नॉलेज है, जो आपका पूरा एरिया ऑफ नॉलेज है, वो किसके अंडर आता है? दैट कम्स अंडर एपिस्टेमोलॉजी। देन आता है लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ रीजनिंग, जिसमें आप दोनों चीजों को डिस्कस करते हो, इंडक्टिव को और एज वेल एज डिडक्टिव को। हम किसको डिस्कस करते हैं कि क्या इंडक्टिव है, क्या डिडक्टिव है। हाउ डू आई नो, मैं कैसे जानता हूं। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ आइडियाज, जो आइडियाज है उनकी वैलिडिटी क्या है। व्हाट द आर्ग्यूमेंट मीन्स, जो आर्ग्यूमेंट है उनका मतलब क्या है, क्या प्रीमाइस होता है, क्या कंफ्यूजन होता है। वो सब चीजें किसके अंदर आती हैं? दैट ऑल थिंग्स कम्स अंडर लॉजिक। वो सब चीजें लॉजिक के अंडर आती हैं। देन आता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है जो मैंने अभी बताया, कंसर्न विद फंडामेंटल और नेचर ऑफ बीइंग द वर्ल्ड। जो ऐसे बताया था ना, ये वाला व्हाट इज रियल, एक्चुअली में रियल क्या है, जो रियलिटी के बारे में बात करता है। समझ रहे ना? वेयर डू वी कम फ्रॉम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। एथिक्स होता है राइट और रॉन्ग। जब मैं बात करता हूं एथिक्स की, तो एथिक्स का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि क्या सही है क्या गलत है। वैल्यूज, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जो वैल्यूज के बारे में डिस्कस करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यूज, हम किसके बारे में बात करते हैं? हम वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यूज, तो वैल्यूज किसके अंडर आती हैं? एथिक्स के अंडर आती हैं। और देन आता है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? आर्ट, ब्यूटी। द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डीलिंग विद द नेचर ऑफ ब्यूटी, आर्ट, टेस्ट एंड क्रिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। व्हाट इज ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत है। जब उसके बारे में बात की जाती है तो वो क्या आ जाता है? वो एस्थेटिक्स के अंडर आता है। और पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ? जब हम जो सोशल पैरामीटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, लिबर्टी, जस्टिस, राइट्स, लॉ, जो चीजें सोसाइटी को चलाती हैं, ठीक है जी, जो वो सारे सोशल फिनोमिनाज हैं, सोशल फिनोमिना जितने भी हैं, वो सारे किसके अंडर आते हैं? वो पॉलिटिकल फिलॉसफी का पार्ट बनते हैं। दे बिकम द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। फिलॉसफी और एजुकेशन में मैंने आपको सिंपल बात बताई है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसको हम एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे डिस्कस करते हैं और उसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को आप फिलॉसफी का नाम दे देते हो। तो हमारे पास कुछ डोमेन्स है, ठीक है। ये वाला चार्ट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले एक एक करके इनको समझना। देखो अब इसको ना बहुत अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन को बेस बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ना, हमें इसको सिर्फ डेफिनेशन पर्पस तक, इसके मीनिंग पर्पस तक ही समझना है, राइट। हाँ, सबसे पहले हम आता है आइडियलिज्म। देखो आइडियलिज्म को आईपीएस से आप लोगों ने याद रखना है, आईपीएस, कि प्लेटो और सोक्रेट्स के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। सबसे पुरानी फिलॉसफी आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में घुमा फिरा के आपको एक ही बात बोली जा रही है, आइडिया और आइडियल। इसमें बोला गया है कि दुनिया में जितनी भी नॉलेज आती है वो आइडिया से आती है, आइडिया गॉड से आते हैं और गॉड से ही हमें स्पिरिट मिलती है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज गॉड है। गॉड है, वो आइडियाज को कहां पे डालता है? वो आपके दिमाग में उन आइडियाज को डालता है और आप उन आइडियाज को क्या करते हो?
उन आइडियाज को आगे रिएक्ट करते हो, उन्हीं आइडिया से आपको हर तरीके की नॉलेज मिलती है। सो सुप्रीम किसको बोला गया है? माइंड को, कि सबसे ऊपर क्या है? माइंड। सेंटर में कौन है? माइंड है। सेंटर में कौन है? माइंड है। तो माइंड क्या बोलता है कि जो भी चीजें आपके, जो आइडियाज हैं वही रियलिटी है ना? जो आइडियाज हैं वही रियलिटी है। आइडियाज आर द रियल। जो भी आप आइडियाज के थ्रू सोचते हो, देखते हो, वही आपकी रियलिटी है। इसको डायलेक्टिक अप्रोच भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें डायलॉग्स को फोकस किया जाता है। इज बेस्ड ऑन द माइंड ऑफ आइडियाज। ठीक है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? माइंड एंड आइडियाज। माइंड इज द सेंट्रल, माइंड सेंटर में आ जाता है। मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में बात की जाती है। जितनी भी नॉलेज है वो किससे मिलती है? गॉड से मिलती है। और गॉड वो नॉलेज को कहां पे डालता है? वो आपके दिमाग में डालता है। तो ये सारी चीजें घूम फिर के आइडियाज के इर्द गिर्द ही घूमती। जो बोला कि जो आइडिया नहीं है वो सच्चाई नहीं है, जो आइडिया नहीं है वो सच्चाई नहीं, राइट? तो अब इसके अकॉर्डिंग कुछ ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। आइडियलिज्म में मतलब आइडियाज की बात की जा रही है कि वो आइडियाज किससे मिलते हैं? हमें गॉड से मिलते हैं आइडियाज। तो आइडियलिज्म के हिसाब से एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव या एजुकेशन को किस तरीके से हम देख सकते हैं? एम ऑफ एजुकेशन का मतलब है इंडिविजुअल की जो एबिलिटीज हैं और मॉरल एक्सीलेंस है। सर्च द ट्रूथ एंड फर्दर द कैरेक्टर डेवलपमेंट। मतलब कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है? कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात हो रही है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल है, उसका जो कैरेक्टर है उसको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। करिकुलम में मैंने आपको भी बताया कि सब्जेक्ट सेंटर्ड है और स्पिरिचुअल नेचर, समझ रहे हो ना? स्पिरिट के साथ रिलेट करता है, गॉड के साथ रिलेट करता है, माइंड के साथ रिलेट करता है। It actually relate with the spirit, it actually relate with the God, it actually relate with the mind. और डायलॉग्स की बात की थी सॉक्रेट में, और डिस्कशन की बात हो रही है। टीचिंग मेथड्स कैसे आएंगे? डायलॉग्स होगा, डिस्कशन होगा। टीचर का रोल क्या होगा? एक एक्सीलेंट और ऑलराउंड पर्सन होगा जो बच्चों को सोचने समझने पे मजबूर करेगा, है ना? जो बच्चों को अपना माइंड डेवलप करने में हेल्प करेगा, जो बच्चों को बताएगा कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं, किस तरीके से आपको सोचना चाहिए। और इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि माइंड के साथ रिलेट है और माइंड डायरेक्ट किसके साथ रिलेटेड होता है? क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। माइंड किसके साथ रिलेट करता है? थिंकिंग के साथ, कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है जो आपके माइंड के अंदर चल रही है, वो सारी चीजें। ठीक है जी, ये आइडियलिज्म के बारे में बात करता है। अब आता है रियलिज्म। रियलिज्म किसने दिया है? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के द्वारा रियलिज्म का कंसेप्ट दिया गया है। रियलिज्म का मतलब जो चीज रियल है वही सच है, जो रियलिटी है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम परसीव कर सकते हैं, वही चीज क्या है? वही चीज रियलिटी है। अरस्तु के द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा जो चीजें टेंजिबल है, समझ रहे हो ना? व्हाट वी सी एंड परसीव आर रियल। जो हम देखते हैं, जो हम परसीव करते हैं, वही क्या है? वही रियलिटी है, जो हम परसीव कर रहे हैं। एक्वायर्ड थ्रू सेंसेस इज ट्रू, एक्चुअल वेलबींग। मैटर इन द यूनिवर्स इज रियल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मैन्स आइडिया। वो बोलता है कि जो मैटर है ना वही सच्चाई है, आइडियाज की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। और रियलिज्म की वजह से ये एक सिस्टेमैटिक और साइंटिफिक थ्योरी है। इसमें एक साइंटिफिक और सिस्टेमैटिक थ्योरी के बारे में बोला गया। किसके बारे में बोला गया? साइंटिफिक और सिस्टेमैटिक थ्योरी के बारे में इसमें बोला गया। ये एक साइंटिफिक और एक सिस्टेमैटिक थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? इट इज साइंटिफिक इन नेचर, इट इज सिस्टेमैटिक इन नेचर। कि ये जो थ्योरी है वो साइंटिफिक इन नेचर है, वो सिस्टेमैटिक इन नेचर है। तो इसमें बोला गया कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, क्योंकि हम रियलिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। रियलिज्म बोलते हैं कि जो सेंसेस है उस पर ध्यान देना चाहिए। इसकी एक और फॉर्म होती है जिसको नेचुरलिज्म भी बोल दिया जाता है। देखो, नेचुरलिज्म रियलिज्म से कुछ अलग नहीं है।
जैसे रियलिटी में आप जो आपके सामने रियल चीजें नजर आ रही हैं उसको सच मानते हो, और नेचुरलिज्म में आप क्या मानते हो कि जो नेचर में है वो सच है। मतलब समझ रहे हो ना, जो सेंट्रल आइडिया वो दोनों का सेम ही है। उसमें बोला जाता है कि जो हमारे सामने है उसको हम परसीव कर सकते हैं, वो रियलिटी है। और नेचुरलिज्म में कि जो नेचर है ना वही हमारी एग्जिस्टेंस की असली जगह है। हम नेचर से आए हैं और अल्टीमेटली हमें घूम फिर के नेचर में ही वापस जाना है, हमें नेचर को कंजर्व करना। वो बोलते हैं कि नेचर ही रियलिटी है, और दूसरी तरफ रियलिटी में, रियलिज्म में बोलते हैं कि जिस चीज को हम परसीव कर रहे हैं वो रियलिटी है। अल्टीमेटली दोनों का सेंट्रल आइडिया सेम है। सेंट्रल आइडिया क्या है कि जो हमारी सेंसेस हैं वो हमारी नॉलेज का गेटवे है, कि हमें जो भी नॉलेज मिलती है वो कहां से मिलती है, वो सारी की सारी नॉलेज हमें सेंसेस के थ्रू मिलती है। हमें किससे मिलती है? सेंसेस के थ्रू में हमें नॉलेज मिलती है। All the knowledge that we receive comes from senses. हमारे सेंस ऑर्गन से हमें क्या मिलती है? हमें नॉलेज मिलती है। तो इसमें सबसे पहले देखो वही बताया था, क्योंकि ये पहली अप्रोच थी जो साइंटिफिक इन नेचर थी, तो इसमें हर चीज साइंटिफिक सिस्टमैटिक वे की बात होगी। यहां पर तो सब्जेक्ट मैटर आता, फिजिकल वर्ड वगैरह आ जाएगा। टीचिंग मेथड्स है स्किल्स थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड रेसिटेशन, ठीक है। जैसे वहां पे डिस्कशन की बात हो रही थी तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन की बात हो रही है। रोल ऑफ टीचर, एक कंटेंट को सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये रियलिटी है, ठीक है। क्योंकि आइडियाज को सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वहां पर वो सोचने पे मजबूर करता है। और यहाँ पर किस चीज पे मजबूर करता है? यहाँ पर चीजों को सिस्टमैटिक वे में उनके सामने प्रेजेंट करता है, उनको सिस्टमैटिक डिसिप्लिन वे में सारी चीजों को समझाने की कोशिश की जाती है। और इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल स्पेशलाइजेशन एंड टीच द साइंटिफिक। मतलब ये पूरे का पूरा अप्रोच है वो किसके साथ रिलेट करता है? साइंटिफिक अप्रोच के साथ रिलेट करता है, साइंटिफिक मेथड्स के साथ रिलेट करता है। किस पे ध्यान देना है आपने? टोटली इट इज कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक मेथड। इसमें और किसी चीज के बारे में कुछ नहीं बोला गया, जो भी बोला गया वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड्स के बारे में ही बोला। अगर इम्प्लीकेशन देखो, ये सेम टू सेम वही चार्ट है जिसको हमने अभी पढ़ा है, दोनों को एक जगह पे है। कि इसमें देखो आइडियाज की बात की जा रही है, थिंकिंग है तो रेशनल प्रोसेस होगा, सेल्फ रियलाइजेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात हो रही है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और टीचर एक रोल मॉडल होगा। और यहाँ पर वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा, प्रैक्टिकल होगी, डायरेक्ट टीचिंग होगी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मेथड। समझ रहे हो ना? दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है। दोनों अप्रोचेज है वो एक दूसरे से क्या चल रही है? ऑपोजिट चल रही हैं। तो यहां पर अगर टीचर आइडियलिज्म एक रोल मॉडल की तरह है, तो यहां पर वो अपने सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट है। यहां पर एक टर्म है 3R। अब 3R क्या होता है? 3R का मतलब होता है रीड, राइट और अरिथमेटिक। महात्मा गांधी की फिलॉसफी में ये आप लोगों को 3R और 3H का कंसेप्ट है वो देखने को मिलेगा। 3R का मतलब क्या हुआ? रीड, राइट एंड अरिथमेटिक। रीड, राइट और अरिथमेटिक। और उसी तरीके से 3H, 3H ये आपके वही जो डोमेन रहते हैं, उसके डोमेन्स ऑफ लर्निंग। डोमेन्स ऑफ लर्निंग, कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइको। ये 3 डोमेन्स हम इसका पार्ट बनते हैं। उसके बाद नेचुरलिज्म में मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें फोकस मैटर पे हो जाता है। मटेरियल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड, समझ रहे हो ना? इसमें बोला जाता है कि हम नेचर से आए हैं और हमें वापस भी कहां पे जाना है? नेचर में जाना है। बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो नेचुरली होती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना वाइगोट्स्काई की थ्योरी, वाइगोट्स्काई की थ्योरी भी तो सेम ही वही है ना। वाइगोट्स्काई की थ्योरी भी यही बोलता है कि बच्चा नेचुरली डेवलप होता है, अपने इर्द गिर्द देख के डेवलपमेंट उसकी होती है, सोशली डेवलप होता है। बिल्कुल।
और वही सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं और वही सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेचर के बारे में या सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो नेचर इज अल्टीमेट रियलिटी, जो रियलिटी है। जैसे वहां पर क्या बोला गया, सेंसेस इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, कोई माइंड एंड बॉडी का कोई वो नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज इंडक्टिव, ठीक है, जो पहले वाले पॉइंट्स पढ़े हैं वही है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्राग्मेटिज्म। प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बेस बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राग्मेटिज्म का मतलब होता है, प्राग्मेटिज्म का मतलब होता है, नेचुरलिज्म ऐसा सच किसने नहीं दिया, लर्निंग बाय डूइंग। ये एक एजुकेशन फिलॉसफी है जिसमें आप पूरी जिंदगी सीखते रहते हो। मतलब हम जो भी सीख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग, कुछ एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो इसके जो फाउंडर थे वो ऐसे तो चार्ल्स एस पियर्स थे, बट इसको जो फेमस किया वो जॉन ड्यू के द्वारा किया गया। प्राग का मतलब होता है प्रैक्टिस, एक्शन, यूटिलिटी। मतलब हम प्रैक्टिस से जो भी कर रहे हैं हम प्रैक्टिस से कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस से सीख रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग है, वो सारी चीजें क्या हो रही हैं, हमारी चल रही हैं। ट्रूथ इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो हम रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से क्रिएट कर रहे हैं। हम अपनी रियलिटी को अपने एक्सपीरियंस से क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो उसने बोला कि जो प्राग्मेटिज्म है ना, उसके अंदर कुछ दो चीजें आती हैं। एक आती है प्रैक्टिकल लर्निंग, जहां पर आप रियल वर्ल्ड से सीखते हो, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहां पर आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो। प्रैक्टिकल में जब आप लर्निंग बाय डूइंग, और एक्सपीरियंस में जब आप एक्सपीरियंस करते हो, आपका एक्सपीरियंस आपकी नॉलेज का परमानेंट हिस्सा बन जाता है। तो इसमें एक ही बात बोली गई है, प्राग्मा। प्राग्मा का मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब होता है प्रैक्टिस, कि हम जो भी सीख रहे हैं, जो भी हमारी नॉलेज का पार्ट बन रहा है, वो किससे बन रहा है, वो हमारी प्रैक्टिस से बन रहा है। और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें चेंज होती जाएंगी। पहले आपके पास कम एक्सपीरियंस है तो आपके पास कम नॉलेज होगी, फिर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आप ज्यादा एक्सपीरियंस से सीख पाओगे। ट्रूथ इज नॉट एब्सोल्यूट। जैसे पहले रियलिज्म और आइडियलिज्म में बोला गया था कि ट्रूथ इज एब्सोल्यूट है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया। ये बोला कि ट्रूथ इज नॉट एब्सोल्यूट। हमें सेटिस्फैक्शन और प्लेजर मिलता है जब हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। एम्स और बिलीफ ऑफ लाइफ आर नॉट सर्टेन, क्योंकि ट्रूथ लगातार चेंज होता रहता है। सच्चाई है वो एक सी नहीं रहती है, और ये जो हमारी सच्चाई है, जो हमारी नॉलेज है, वो हमारी एक्टिविटी पे फोकस है। और एजुकेशन इज सोशल एबिलिटी, मतलब हम सोसाइटी से रहकर सीखते हैं, ठीक है। मतलब फिक्स्ड करिकुलम नहीं है, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। दिस अप्रोच इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। क्या है ये अप्रोच? पूरी तरह फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इन नेचर हो गया। लर्निंग बाय डूइंग, इसको एक्सपेरिमेंटलिज्म भी बोलते हैं। चेंज प्रोसेस एंड रिलेटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समझ रहे हो ना। तो दिस इज समथिंग कहीं ना कहीं एक इसके साथ रिलेट करता है, ये इंडक्टिव के साथ रिलेट कर जाता है ना। समझ रहे हो ना, जहां पर आप खुद से सीख रहे हो, आप खुद से चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, खुद से चीजों को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। जब ये सारी चीजें करते हो तो वो एक्सपीरियंशियल या फिर प्राग्मेटिज्म का पार्ट बन जाता है। क्लियर? उसके बाद आता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। देखो इसके नाम से ही पता चलता है एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, कि हर पर्सन की अपनी एक एग्जिस्टेंस है। हम अपनी चॉइस, एग्जिस्टेंशियलिज्म व्हाट वी आर वी चूज टू बी, हम वही हैं जो हम बनने की कोशिश करते हैं। मतलब जिस तरीके के हमारे एक्शन होते हैं उस तरीके से हमारे रिएक्शन होते हैं। हर इंडिविजुअल अपनी एग्जिस्टेंस खुद क्रिएट करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम। एग्जिस्टेंशियलिज्म दैट इज रिलेटेड विद द फ्रीडम। किसके साथ रिलेट करता है? फ्रीडम के साथ, ओन एसेंस। हमारी रियलिटी को हम खुद क्रिएट करते हैं। हमारी जो रियलिटी है उसको हम खुद क्रिएट करते हैं। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, फिर उससे किसी को कुछ भी फर्क पड़े या ना पड़े, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा।
एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब क्या हुआ? सोक्रेटिक अप्रोच है जिसमें बच्चों को फ्रीडम दे दी जाती है। मतलब आप बच्चों पे ना इंडोक्ट्रिनेशन नहीं कर सकते, नो स्कोप ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन, समझ रहे हो ना? इंडोक्ट्रिनेशन का कोई स्कोप नहीं है। मतलब अगर मैं बच्चे को बोलता हूं कि ये चीज इस तरीके से है, तो वो मुझे क्वेश्चन कर सकता है, वो मुझे पूछ सकता है कि सर ये ऐसे क्यों है, मुझे इसका रीजन बताओ, मैं इस चीज को नहीं मानता। बच्चे को क्या है? प्रॉपर फ्रीडम मिल रही है। बच्चे को हम प्रॉपर फ्रीडम दे रहे हैं, वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, वो आपको आपकी बात से वो अगर एग्री नहीं करना चाहता तो नहीं करता, अपने आप वो अपनी नॉलेज को एक तरीके से क्रिएट करता है। समझ रहे हो? इसमें ऐसा होता है कि जैसे आप, कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, तो अगर आप उसको बोलोगे ना कि तुम सिगरेट मत पियो, तो वो आपकी बात को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी विल है। तुम कौन होते हो उसे सिगरेट पीने से रोकने वाले? यू आर नोबडी, क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, और वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये वो डिसाइड करेगा, वो आप डिसाइड नहीं करो, है? वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये वही डिसाइड करेगा और कोई डिसाइड नहीं करेगा। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। उसके बाद आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब क्या होता है कि हमें इंसानों को इंसानों की तरह रहने की जरूरत है, हमें आपस में कोऑपरेट करके, हमें म्यूचुअल टॉलरेंस के साथ, सोशल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या है, रहने की जरूरत है। एम्पैथी, केयरिंग, स्टूडेंट्स, मानवतावाद। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर हम इंसान हैं तो हमें ये साबित करना चाहिए कि हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह रहने की जरूरत है, हमें इंसानों की तरह रहने की जरूरत है। तो इसमें कोऑपरेशन भी आएगा, इसमें म्यूचुअल टॉलरेंस भी आएगा, इसमें सोशल अंडरस्टैंडिंग भी आएगी, ये सारी चीजें इसका पार्ट बने। ठीक है? सो एम्पैथी, केयरिंग अबाउट स्टूडेंट्स, जेन्युइननेस ऑन द पार्ट ऑफ लर्निंग फैसिलिटेटर, ये सारी चीजें इसका क्या बनेंगी? पार्ट बनेगी। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है। तो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या बोलती है? वो भी इसी चीज के बारे में बोलती है कि हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो नॉलेज है वो क्या है, वो सॉरी हम हमारी जो नीड्स हैं वो 5 अलग अलग एलिमेंट्स में जुड़ी हुई हैं। पहली जरूरत पूरी होगी तभी हम दूसरी जरूरत पे जाएंगे, दूसरी पूरी होगी तभी हम तीसरी पे जाएंगे, तीसरी पूरी होगी तो चौथी पे जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप जंप नहीं कर सकते, आप पहली नीड से डायरेक्टली चौथी नीड पे नहीं जा सकते, या आप पहली से डायरेक्टली 5वीं पे नहीं जा सकते। आपको एक एक जरूरत पूरी करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप क्या करोगे, आगे बढ़ो। उसके बाद आता है एक रेशनलिज्म, एक एम्पिरिज्म। इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखो, रैशनल का मतलब होता है जब आप लॉजिक की बात करते हो, रैशनल का मतलब होता है लॉजिक। लॉजिक समझते हो? रैशनल का मतलब होता है लॉजिक। जब आप किसी चीज को लॉजिकली सीखते हो, तर्क देके सीखते हो। और इंपीरिज्म का मतलब जब आप उसको अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो। दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। पहला है जब आप किसी चीज को रियलिज्म मतलब सॉरी रेशनलिज्म मतलब जब आप उस चीज को अपने लॉजिक से सीखते हो, और इंपीरिज्म का मतलब होता है जब आप उसी चीज को अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से सीखते हो। Rationalism is a theory based on the claim that reason is the source of knowledge, कि जो भी नॉलेज मिल रही है वो हमें रीजन से मिल रही है, लॉजिक से मिल रही है, उसके पीछे कोई रीजन है जिससे हमें वो नॉलेज मिल रही है। और इंपीरिज्म क्या है? इंपीरिज्म इज द थ्योरी
बेस्ड ऑन द क्लेम दैट एक्सपीरियंस द सोर्स ऑफ नॉलेज। ये क्या बोलता है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमें सारी नॉलेज हमें हमारे एक्सपीरियंस से मिलती है। ऑल द नॉलेज दैट वी गेट इज फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस ओनली। हमें जितनी भी नॉलेज मिल रही है हमारे एक्सपीरियंस से मिलती है। रेशनल, रैशनल है वो इंट्यूशन में भरोसा करते हैं, क्योंकि जो रेशनल है, अगर आप अपना लॉजिक लगा रहे हो तो वो अंदर से आ रहा है, इंट्यूशन अंदर से जो चीजें आ रही हैं। और इंपीरिज्म बोलते हैं कि हमें एक्सपीरियंस अंदर से थोड़ी आता है, एक्सपीरियंस तो बाहर से आता है, तो इसमें इंट्यूशन का कोई रोल नहीं है। एक्सपीरियंस को इंटरनल एलिमेंट के साथ रिलेट करके रखना आप लोगों ने, ठीक है जी, याद करना आसान रहेगा। एक्सपीरियंस को या इंपीरिज्म को आपने एक्सटर्नल चीजों के साथ रिलेट करके रखना है। तो इंपीरिज्म डू नॉट बिलीव इन इंट्यूशन, ये किसी भी तरीके से इंट्यूशन को में बिलीव नहीं करते, इसमें बिलीव नहीं करते, इंट्यूशन में बिलीव नहीं करते कि कुछ भी अंदर से नहीं आ रहा। हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस टोटली आउटसाइड है, बाहर से चीजें चल रही। और ये बोलता है क्योंकि लॉजिक लगाने के लिए हमारे पास इनेट नॉलेज और इनेट कंसेप्ट्स हैं, ऑलरेडी हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं। और ये क्या बोलता है, इंटरनल कुछ नहीं है। तो मतलब आप ऐसा समझो, जो रैशनल है yes, this is something that is introvert, or this is extrovert। अंदर से एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसको रैशनल बोल दोगे, बाहर से एक्सपीरियंस हो रहा है तो इसको इंपीरिज्म बोल दोगे। अंदर से एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसे रैशनलिज्म बोल दोगे, बाहर से हो रहा है तो उसको इंपीरिज्म बोल दोगे, राइट। एक्सपीरियंस में जरूरी नहीं है कि लर्निंग बाय डूइंग है, किसी को देख के भी सीख सकते हो आप। किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया तो वो भी एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो ना। एक्सपीरियंस के लिए जरूरी थोड़ी है कि कुछ प्रैक्टिकल ही होगा भाई, एक्सपीरियंस तो थ्योरेटिकल भी हो सकता है। और वहां पर तो प्रैक्टिस की बात हो रही है। प्रैग्मेटिज्म इज रिलेटेड विद द प्रैक्टिस, प्रैग्मेटिज्म इज रिलेटेड विद एक्सपेरिमेंटेशन। जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके बाद था कंस्ट्रक्टिविज्म। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल नॉलेज को जोड़ दिया जाए, if we combine both the knowledge, empirism, external और rationalism इंटरनल, इन दोनों चीजों को जोड़ दिया जाए तो लर्नर खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देगा। मतलब वो लॉजिक प्लस एक्सपीरियंस दोनों को साथ में लेके चलेगा। और इस दोनों चीजों को बेस बना के क्या करेगा, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। What he will do, he will construct the knowledge। वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, अपनी नॉलेज को क्रिएट करेगा। इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म। इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म। जब वो खुद से नॉलेज को क्या करता है, डेवलप करता है, बिल्ड करता है। When he build the knowledge, जब वो अपनी नॉलेज को बिल्ड कर रहा है। इसमें वो चीजें आ जाती हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी थी, ठीक है। अगर आप इसको बाद में रिवाइज करोगे ना तो इसमें पियाजे का अकोमोडेशन और असाइलेशन वाला कंसेप्ट आ जाएगा। इसमें जो पियाजे की थ्योरी है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरी,
इसमें अकोमोडेशन और असाइमिलेशन का कंसेप्ट आ जाता है। कौन सा कंसेप्ट? असाइमिलेशन और अकोमोडेशन का कंसेप्ट आ जाता है। अकोमोडेशन का मतलब चेंज और असाइमिलेशन का मतलब होता है सिमिलर। तो ये कंसेप्ट इसके अंडर कवर होता है ना? So this is related with the assimilation or this is related with the accommodation, right? अब ये वही कंसेप्ट है, ठीक है, मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये ऑलरेडी पहले हम पढ़ चुके हैं कि स्कीमा क्या होता है, आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं माइंड के। असाइमिलेशन जब आप सिमिलर नॉलेज को एज इट एज एक्सेप्ट कर लेते हो। अकोमोडेशन का मतलब होता है जब आप किसी नॉलेज को एज इट एज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, उसको चेंज करने की जरूरत होती है। इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो। दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो। जैसे ये वाली एग्जांपल है। उसके बाद था बिहेवियरिज्म। एडवर्ड डी थॉरनडाइक ने कंसेप्ट दिया था बिहेवियरिज्म का, जो हम कंडीशनिंग वाली एग्जांपल पढ़ के आए थे, कि जिसमें सामने वाले के बिहेवियर को हम क्या करने की कोशिश करते हैं? मॉडिफाइड करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हम चाहें उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो डॉग वाली एग्जांपल मैंने ट्रायल और एरर के बारे में जिसमें हमने बात किया, क्लासिकल कंडीशनिंग। उसने बोला कि इसमें ना कुछ लॉज होते हैं जो काम करते हैं, जैसे लॉ ऑफ द प्रिपरेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो चीज हम एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, जिस लेवल की हम उसके बिहेवियर में चेंज करना चाहते हैं, उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे और फिर उसकी क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। और उसके बाद आपका लॉ ऑफ इफेक्ट आ जाता है, सक्सेशन ऑफ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। उसके बाद रीइंफोर्समेंट की जरूरत होती है। मतलब सिर्फ मतलब समझ लो ना, लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि रीइंफोर्स करने की भी जरूरत पड़ेगी। अगर वो बंदा, आपने उसके सामने स्टिमुलस प्रेजेंट कर दिया और वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, आपने उसके सामने एक स्टिमुलस रिप्रेजेंट कर दिया और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स भी कर रहा है, स्टिल उसको लगातार आपको रिवॉर्ड और पुनिशमेंट के थ्रू वो उसकी नॉलेज का या उसके बिहेवियर का उसे परमानेंट पार्ट बनाने की जरूरत है। परमानेंट पार्ट बनाने की जरूरत। क्या बनाने की जरूरत है? परमानेंट पार्ट तभी बनेगा जब आप उसको उस चीज के लिए रीइंफोर्स करोगे, जब आप उस चीज को उसके लिए क्या करोगे? बार बार प्रेशर दोगे। अच्छा कर रहा है तो अच्छा करोगे और बुरा कर रहा है तो बुरा करोगे। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की फीडबैक यहां पर क्या दी जाएगी? उसको दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करेगा। बिहेवियरिज्म को थॉरनडाइक के साथ रिलेट कर, बिहेवियर को स्किनर के साथ रिलेट कर सकते हो, और जो रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट है इसको एडवर्ड ली थॉरनडाइक के साथ रिलेट कर सकते हो। मतलब बिहेवियरिज्म के साथ इन दोनों को रिलेट कर सकते हो। जहां पर रीइंफोर्समेंट की बात आएगी वहां पर आप थॉरनडाइक का जो ट्रायल एंड एरर मेथड है उसको यूज कर सकते हो, और वैसे आप नॉर्मली जो है आपका वो राइट। उसके बाद आता है एक्लेक्टिक फिलॉसफी। लास्ट में जो थ्योरी आती है दैट इज एक्लेक्टिक फिलॉसफी। ये कुछ नहीं है, सभी थ्योरीज में से थोड़ा थोड़ा निकाला और एक थ्योरी बना दी। जो बिहेवियरिज्म से अच्छा लगा वो बिहेवियरिज्म से ले लिया, जो प्राग्मेटिज्म से अच्छा लगा वो प्राग्मेटिज्म से ले लिया, सबका मतलब एक ब्लेंड बना दिया, मिक्सचर सा बना दिया। सभी थ्योरीज का एक मिक्सचर, एक ब्लेंड है, वो इसमें बना दिया गया। सभी थ्योरीज का एक ब्लेंड है, वो इसमें बना दिया गया। क्लियर है?
किसी को इस बात में कोई दिक्कत? तो इसमें हर थ्योरी में से जो भी चीजें अच्छी थी वो ले ली गई और उसको एक अलग थ्योरी के अंडर क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया। ठीक है, अरे मतलब देखो लिखा हुआ ना, एक्लेक्टिज्म इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। सभी आइडियाज, सभी फिलोसफर्स के छोटे जो बेस्ट आइडियाज हैं, उन सभी को क्या कर दिया, एक जगह पे रख दिया और एक थ्योरी बना दी। राइट? मैथ का पोर्शन भी हो जाएगा भाई, जो पहले करा है उसको तो कवर कर लो। जो मैथ का जितना पोर्शन करवाया ना, उससे आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे मैथ के, क्योंकि मैथ एक ऐसा टॉपिक है उसमें आपको भी नहीं पता, मेंसुरेशन तक पूछ लेते हैं आपको। तो जो पहले स्कोरिंग पोर्शन है उस पर टारगेट करो। 2-2 नंबर के लिए 10-10 घंटे आप वेस्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज तो ये सारे टॉपिक मेरी प्रोफाइल में आपको स्पेशल क्लास में भी मिल जाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो जो टॉपिक आप चाहो आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना चाहते हो, इनकम एंड जो कुछ भी पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। बट मैं चाहता हूं कि पहले आप स्कोरिंग पोर्शन पे टारगेट करो। ऐसा ना हो कि आप 10 दिन तक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो और उससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। ठीक है जी, इस वजह से। चलिए, उसके बाद हमने लर्निंग थ्योरीज को पढ़ा था। अभी लर्निंग के कुछ बेसिक एलिमेंट है उसको देख लेते हैं। वैसे तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा ही चुका हूं। लर्निंग का मतलब क्या हुआ? लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग आपके बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज आ जाता है। लर्निंग इज नथिंग, इट इज द परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर। आपके बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज आ जाता है वो आपकी क्या बन जाती है? लर्निंग बन जाती है। आप किसी चीज को परफॉर्म करते हो, आप अपने एक्सपीरियंस से उस चीज, एक्सपीरियंस के थ्रू किसी चीज को चेंज कर लेते हो। आप नई स्किल्स, नई नॉलेज, नए एटीट्यूड, नई वैल्यूज को डेवलप करते हो। ये सब चीजें किसके अंडर आती हैं? ये सब चीजें नॉलेज के अंडर आ जाती, सॉरी लर्निंग के अंडर आ जाती। किसके अंडर आती हैं? लर्निंग। कैसे बोलते हैं कि किसी बंदे ने लर्निंग की है? क्या कोई लर्न कर रहा है? कैसे पता चलेगा? वो इसी तरीके से पता चलेगा जब उसके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आएगा। जब उसके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज देखने को मिलेगा। कुछ लोगों ने एग्जांपल्स, डेफिनेशंस दी हैं। जैसे स्किनर के हिसाब से देखा जाए तो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। मतलब एक जैसे चीजें चेंज हो रही हैं, एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। लर्निंग इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नई हैबिट्स, नॉलेज, नई नॉलेज और एटीट्यूड डेवलप करते हो। जी, स्पेशल क्लास में सब कुछ करवाया हुआ है। ब्लड रिलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, एजेस, सब कुछ करवाया हुआ है। देखिए मैथ का पोर्शन जितना ज्यादा है ना, उससे क्वेश्चन उतने ही कम आते हैं। इस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको उन चीजों पे फोकस करवाऊं जिन पे कम टाइम देके ज्यादा नंबर लिया जा सकता है, ना कि जिन पे ज्यादा टाइम देके कम नंबर लेंगे। समझ रहे हो ना? अब देखिए, अगर मैंने आपको 8 क्लासेस में टीचिंग खत्म करवाया और वहीं पे वहां पे 8 क्लासेस में आपके 2 टॉपिक खत्म हो गए, सपोज करो P&L और साथ में सपोज करो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो टीचिंग में से आप लोगों को 6-7 क्वेश्चन आएंगे और इन दोनों में से एक आएगा या नहीं आएगा। टाइम आप सेम दे रहे हो 16 घंटे, एक जगह पर आपको 14 नंबर आ रहे हैं और एक जगह पर आपको कुछ पता ही नहीं है 2 आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो ये थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है। अदरवाइज तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि सब क्लासेस करवा रखी हैं, आप जाके देख लीजिए।
दोबारा भी करवा दूंगा, लेकिन पहले जो स्कोरिंग है पहले वो करें। अदरवाइज अगर आप देखो मैथ में तो यार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपने मैथ में क्या कर लिया, देखो मैथ में अगर आप लोगों ने एवरेज कर लिया, परसेंटेज कर लिया, रेशियो कर लिया और उसके साथ डीआई, ये सबसे ज्यादा हो जाता है। उसके बाद नंबर सीरीज, नंबर सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक क्वेश्चन एजिस का बन जाता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है यार, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ट्रस्ट में। इससे ज्यादा करोगे ना, इससे अच्छा, क्योंकि इन सब में से मिला के भी एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, इन सब में से मिला के भी एक दो क्वेश्चन ही आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग लगा लो, कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब क्लॉक होगा, कैलेंडर होगा, ऐसे तो चाहे 50 टॉपिक मेंसुरेशन कर दो, अलजेब्रा भी कर लो, फिर तो सब कुछ ही कर लो। समझ रहे हो ना? तो आएगा इसमें से एक या मैक्सिमम दो क्वेश्चन। जबकि इसमें से आपको पूरे 5 आता है। समझ रहे हो ना? तो हमारे दिमाग में पता क्या होता है कि भाई इस एग्जाम को हम तभी पढ़ेंगे अगर ये एग्जाम में जो जो एग्जामिनर ने लिख रखा है ना, वो सब कुछ पढ़ के जाएंगे। आप बैंक के एग्जाम में ऐसा सोच के जाओगे ना, तो पूरी जिंदगी में बैंक का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। कुछ चीजें पढ़नी होती हैं, कुछ चीजें छोड़नी भी होती हैं। समझ रहे हो ना? दिमाग लगा के पढ़ना होता है। अब ये 3 लर्निंग थ्योरीज मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले पढ़ा दी हैं। कौन कौन सी लर्निंग थ्योरीज होती हैं? बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। बीसीसी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ये आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। बिहेवियरिज्म का फोकस होता है वर्ट पे, कि किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं। कॉग्निटिज्म का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेसिंग। और कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है क्रिएशन। क्रिएशन किसकी बात करते हैं? क्रिएशन की। जब आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्रिएशन। क्रिएशन। बिहेवियरिज्म, न्यू बिहेवियर और चेंज इन बिहेवियर आर एक्वायर्ड थ्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। आपके सामने एक स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड करते हो और उससे आपका जो बिहेवियर मॉडिफाई होता है। मतलब यहां पर जो स्टूडेंट होता है वो क्या होता है? एक पैसिव ऑर्गन होता है। कॉग्निटिज्म का मतलब होता है इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है वो आपके माइंड में इंटरनली प्रोसेस होती है। और कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब अभी बताया था, जो आपने इंपीरिज्म और रेशनलिज्म को क्लब करते हो। कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है जी, ये हो गया 1, 2 और 3। इन तीनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो लर्निंग के प्रिंसिपल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन सेंस वाले हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। नॉलेज या लर्निंग कैसे होती है? जब आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, आपकी हैबिट्स इंक्रीज होती हैं, आपके स्किल्स, एबिलिटीज। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन,
टीचर आपको कुछ सिखाने के लिए दो चीजों को रिलेट करने की कोशिश करता है। कोई आपकी पहले की नॉलेज होती है, कोई नई नॉलेज होती है। तो जब भी हम आपको कुछ नया पढ़ाते हैं तो उसको पहले उससे पहले वाली नॉलेज के साथ क्या करने की कोशिश करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू रिलेट इट विद द प्रीवियस नॉलेज। लर्निंग इज मीनिंगफुल, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट एम्फसाइज कॉल फॉर अंडरस्टैंडिंग। मतलब किसी भी चीज को आप तभी अच्छे से सीखोगे अगर उसमें कुछ इंसाइट होगा, उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, उसमें कुछ कोऑपरेशन होगा। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतनी ज्यादा लर्निंग है वो इजी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? सीइंग बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। ये बोला गया। उसके बाद है मोटिव्स और ड्राइव्स। आप किसी चीज को तब सीखते हो जब आपको उसका एक मोटिव नजर आता है, आपको एक चीज ड्राइव करती है उस चीज को लेके। फैसिलिटेटेड बाय द लॉ ऑफ रेडीनेस और माइंड। आप तभी सीखने के लिए तैयार होते हो किसी चीज को जब आपका दिमाग बोलता है, जब आपका माइंड बोलता है कि हमें ये चीज सीखनी है। रेडी टू लर्न। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय लॉ ऑफ एक्सरसाइज। फिर आप उस चीज को सीखते हो तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप उस चीज में क्या हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो। फिर मतलब बिना कुछ सोचे समझे भी आप उसको क्या कर सकते हो, आप उस चीज को परफॉर्म कर सकते हो, परफेक्ट हो जाते हो। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, जब आप खुद से ज्यादा अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप सीख पाओगे। प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड, प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, ये आपको पहले पढ़ाया। लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब अगर आप कनेक्ट करके सीखोगे, अगर आप, मैं जैसे किसी स्टूडेंट को कुछ सिखा रहा हूं तो अगर मैं उसके साथ एक कनेक्टिविटी बनाऊंगा या फिर जो उसको समझा रहा हूं उसको रिलेटिवली समझाऊंगा तो वो चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। प्रॉपर स्टिमुलस एंड गाइड, जितना अच्छे से टीचर पढ़ाएगा ना, जैसे बताया ना कि अगर ये चीज मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक डिफिकल्ट है, इसका मतलब है कि मुझे वो समझाना नहीं आता है ना। अगर मैं वो चीज आपको समझा नहीं पा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये है कि मुझे वो चीज समझानी नहीं आती, मुझे वो चीज पढ़ानी नहीं आती। आप ऐसा बोल सकते। नर्चरिंग एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो ज्यादा सीखेंगे। वेरिएबल लर्निंग एबिलिटी, हर किसी की लर्निंग एबिलिटी अलग होती है। एक 14 साल का बच्चा है, उसकी लर्निंग एबिलिटी अलग होगी, 18 साल की अलग होगी, 5 साल के बच्चे की अलग होगी, है ना, सबकी अलग अलग होगी। मल्टीपल एक्सपोजर, इट नीड टू सेट द प्रैक्टिस बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। एक चीज को सिखाने के लिए अलग अलग तरीके के टीचिंग मेथड्स को कंबाइन किया जा सकता है। लर्निंग कैपेसिटी यही वाला आता है, लर्निंग एबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव प्रोसेस। आप किसी चीज को तभी सीखोगे अगर आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहोगे, है ना। अगर मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं तो आई शुड मेक श्योर कि आप उस चीज में एक्टिवली इन्वॉल्व हो। आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो आप फिर अच्छे से सीख नहीं पाओगे। ठीक है जी। कंडीशनड बाय द एटीट्यूड ऑफ लर्नर, क्योंकि देखो अगर आपकी सीखने की इच्छा है तभी आप उस चीज को सीख पाओगे, अगर आपकी सीखने की इच्छा ही नहीं है तो फिर आप उसे सीख नहीं पाओगे। प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को साथ साथ में लेके चलना है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देखो ये सारे कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स हैं। ऑल दीज पॉइंट्स आर ऑफ कॉमन सेंस। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बोलो कि सर ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज आ गया। सेम टू सेम सारे कॉमन सेंस के पॉइंट हैं। अब ये चीजें आप लोगों को इस वजह से ज्यादा आसान लगती हैं क्योंकि इस बार हमने लर्निंग थ्योरीज को पहले खत्म कर दिया। जो हमारी लर्निंग थ्योरीज है ना उसको हमने पहले कवर कर लिया है, उनको हमने पहले कवर कर लिया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। हाउ लर्निंग टेक प्लेस, लर्निंग कैसे हम कैसे सीखते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, टीचिंग से सीखते हैं, इमिटेशन कॉपी करके, कोई हमें इंस्ट्रक्शन देता है उससे सीखते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं जब हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ट्रायल एंड एरर, गलतियां करके सीखते हैं,
एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट जैसे ऑटो, अपनी तरफ समझ रहे हो ना, जैसे आपने बताया था ना ह्यूटागोजी वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना, तो वो वाला इंट्रोस्पेक्शन और क्वेश्चनिंग। आप क्वेश्चंस पूछते हो, क्वेश्चंस पे फोकस करते हो, उससे सीखने की कोशिश करते हो। तो क्वेश्चनिंग भी इसका क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बनता है। राइट अब ये वाली लर्निंग जो एक्टिव और पैसिव लर्निंग है, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था, ट्रायल एंड एरर और इनसाइट लर्निंग, याद है? तो ये एक तरीके से आपकी इनसाइट्स लर्निंग हो जाएगी, इनसाइट लर्निंग या इनसाइट टीचिंग, और ये आपकी ट्रायल एंड एरर आ जाएगी। राइट अब पूरा डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, बस इसका नाम चेंज हो गया आ गया है। वहां पर इसको ट्रायल एंड एरर वर्सेस इनसाइट लर्निंग की फॉर्म में हमने डिस्कस किया था, और यहां पर उसी चीज को एक्टिव वर्सेस पैसिव लर्निंग में क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया। किसमें प्रेजेंट किया गया है, एक्टिव वर्सेस पैसिव लर्निंग। जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो तो आप ज्यादा अच्छे से सीखते हो, जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हो, जब आप पैसिवली इन्वॉल्व होते हो तो आप अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते। तब आपकी जो सीखने की क्षमता होती है, तब जो आपके सीखने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है। राइट अरे रिफ्लेक्ट करना क्या होता है, अपने आप के तरफ देखना, अपने अंदर झांकना, रिफ्लेक्शन उसी को तो बोलते हैं। When you reflect on yourself, जब आप अपने तरफ अपने बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, समझ रहे हो? अब ये चीज आपके पेपर में काफी ज्यादा पूछी जाती है। एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये क्वेश्चन भी बनते हैं, ये टाइप्स भी बनते हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस और कन्वर्जेंट क्वेश्चंस। देखिए डाइवर्ज का मतलब होता है डाइवर्सिफाई कर देना। जब आप ऑप्शंस को क्रिएट करते हो मतलब ये हाई लेवल में आ जाता है, ये हाई लेवल आ जाता है, ये लो लेवल में आ जाता है। याद रखिए ये प्रोसेस बेस्ड होता है और ये प्रोडक्ट बेस्ड होता है। दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस चीज को आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है। अब डाइवर्जेंट का मतलब डाइवर्सिफाई कर रहे हो। जैसे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन को यूज करते हो, इस आई थिंक ये रहा, इससे आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो डाइवर्जेंट में आप ओपन एंडेड क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब जहां पर आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, जहां पर आपकी अपनी इमेजिनेशन है। और यहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, यहां पर तो आप बाउंड हो। यहां पर क्या हो, आप एकदम से बाउंडेड हो। बाउंड का मतलब समझ रहे हो कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पास मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स फिलिंग। तो ये लो लेवल की चीजें आ जाती। ये सारी चीजें किसके साथ रिलेट करती हैं, ये लो लेवल की नॉलेज के साथ रिलेट करती हैं, और ये सब हाई लेवल में आ जाती है, हाई लेवल में आ जाती है। यहां पर मैचिंग, लिस्टिंग, आइडेंटिफाइंग,
कंपेयरिंग, कॉन्ट्रास्टिंग रैंकिंग। तो जो आपके नेट का पेपर होता है वो कन्वर्जेंट होता है, और जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता था वो डाइवर्जेंट होता था, जहां पर आप क्रिएट करते हो, क्रिएट न्यू एंडिंग, मतलब क्रिएशन, इमेजिनेशन, स्टोरी टेलिंग, ये सब चीजें इसका पार्ट बनती। ये सारी चीजें इसका पार्ट बनती। ऑल दीज थिंग्स बिकम द पार्ट ऑफ इट। बात समझ में आई? तो इसको बेस बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दे विल आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। वो आपसे पूछेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम हाई लेवल की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, लो लेवल की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जब हम बाउंडेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ओपन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी जरूरी, राइट? बेसिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग। आप कैसे सीखते हो? कॉन्टिग्यूटी, a state in which two or more physical objects are physically touching one another, in which sections of plane border or one another। मतलब इस तरीके से साइमल्टेनियसली अकरेंस, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की अकरेंस है वो साइमल्टेनियस लेवल पे होनी जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि स्टिमुलस तो आज दिया जा रहा है उसका रिस्पॉन्स अगले दिन आ रहा है, नो। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की अकरेंस सेम टाइम पे होनी चाहिए। यस, कन्वर्जेंट इज क्लोज एंडेड, बिल्कुल। प्रैक्टिस जरूरी है लर्निंग के लिए। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट तो मैंने आपको अभी बताया, जो लॉ ऑफ इफेक्ट की बात कर रहे थे, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को फोकस किया गया। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को क्या किया गया, फोकस किया गया है। फीडबैक इज प्रोवाइडिंग, फीडबैक जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो आपको फीडबैक देंगे तभी आप उसको सही कर पाओगे। और जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, both generalization and discrimination are perhaps better defined as phenomena rather than conditions of learning। जब आप सीख जाते हो तो आप चीजों को जनरलाइज करना सीख जाते हो। जैसे बताया था ना इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव में आप क्या करते हो, आपके पास एक छोटी नॉलेज होती है, उससे आप एक बड़ी नॉलेज तक पहुंच जाते हो। आपके पास स्मॉल से आप एक लार्ज नॉलेज तक पहुंच जाते हो, उस चीज को क्रिएट करते हो, है ना? तो वो, और डिस्क्रिमिनेट, ये आपकी गैगन्स की जो 9 स्टेप्स वाली नॉलेज थी उसमें भी आप लोगों को बताया था। डिस्क्रिमिनेशन बताया था ना, गाड़ियों की फोटो लगी हुई थी कि ये गाड़ी रेड कलर वाली है, ये मारुति है, ये स्विफ्ट है, ये बोलेरो है, ये ब्रेजा है। तो जब आप उस तरीके से चीजों को कंपेयर करके उनको डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाते हो, क्या सीख जाते हो, उनको डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाते हो, आप उनको डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाते हो, वो इसके अंदर आ जाता है। राइट? तो लर्नर्स रिस्पॉन्स टू लर्निंग, प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है, जैसे प्रोबिंग का मतलब, जब आप स्टूडेंट को क्या करते हो, हिंट देते हो कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो आप उसको हिंट देने की कोशिश करते हो। क्या करने की कोशिश करते हो, हिंट देने की कोशिश करते हो कि चल ठीक है तो आंसर दे, क्वेश्चन का आंसर दे। हेल्पिंग, हेल्प करना एक तरीके से, हेल्पिंग बिहेवियर का पार्ट बन जाता है। आप क्या करने की कोशिश करते हो, उसको हिंट देने की कोशिश करते हो। क्या करने की कोशिश करते हो, हिंट देने की कोशिश करते हो। हिंट देने की कोशिश करते हो।
रीडायरेक्शन, फिर अगर उसको नहीं आता तो आप उसको रीडायरेक्ट कर देते हो किसी दूसरे स्टूडेंट की तरफ कि भाई तुझे नहीं आता तो तू बता दे, है ना। रीडायरेक्ट कर देते हो किसी दूसरे स्टूडेंट की तरफ कि अच्छा यार तुझे नहीं आता तो चल तू बता दे। दूसरी तरफ बता दे। सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, अगर आपने आंसर दे दिया तो टीचर फिर आपको और इन डेप्थ जाके पूछने की कोशिश करेगा कि अच्छा और बताओ और बताओ और बताओ, आप और उस चीज के बारे में सोचने की कोशिश करते हो। और रीफोकसिंग, अगर स्टूडेंट का आंसर करेक्ट होता है तो उसकी रिलेटेड नॉलेज के थ्रू उस चीज को फिर अप्लाई करने के बारे में पूछा जाता है, समझ रहे हो ना। अभी प्रैक्टिकली पूछा गया था, फिर आपको उस नॉलेज की एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि क्या वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आती है क्या आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो या नहीं कर सकते, कि वो जो नॉलेज आपको आती है क्या आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हो या नहीं कर सकते। कैन यू अप्लाई इट प्रैक्टिकली और नॉट, आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, क्रिटिकल अवेयरनेस समझ रहे हो ना, जब अपना दिमाग अपना माइंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट के फेज में चला जाता है ना। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप नॉलेज के उस डोमेन में चले जाते हो जहां पर आपको, जिससे आगे आप नहीं जाना पसंद करते, जिससे आगे जाने की आपको कोई जरूरत नहीं होती, जहां पर आगे आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप ऐसा बोल दो कि ठीक है भाई अब ये डोमेन पे आ गया हूं जिस डोमेन पे आपका टीचर आपको लेके आना चाहता है ना। अब जब हम कोई लर्निंग अकर होती है, जब कोई लर्निंग अकर होती है तो उसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। देखो एक तो लर्नर का होना जरूरी है, लर्नर नहीं है तो सीखेगा कौन, है ना। अगर एक लर्नर ही नहीं है तो सीखेगा कौन, तो सबसे पहले तो लर्नर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस लर्नर को एक स्टिमुलस भी होना जरूरी है ना, क्योंकि जिस चीज को देख के वो रिस्पॉन्ड करेगा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ये दोनों चीजें तो होनी जरूरी है। और देन आता है इंटरनल कंडीशन ऑफ लर्नर। अब इंटरनल कंडीशन ऑफ लर्नर का मतलब पता है क्या हुआ, जरूरी तो नहीं है कि वो हर स्टिमुलस को ही रिस्पॉन्ड करेगा। भाई मैं जिस चीज को, जो चीज मैं सीखना चाहता हूं मैं तो सिर्फ उसे रिस्पॉन्ड करूंगा ना, मैं हर चीज को थोड़ी रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर कोई चीज मुझे पसंद नहीं है, कोई चीज मैं उसको सीखना नहीं चाहता तो मैं उसे रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, तो मैं सिर्फ उस चीज को ही रिस्पॉन्ड करूंगा जो मेरे काम की है, जो मेरे मतलब की है, जिससे मुझे लगता है कि ये मैं सीख सकता हूं या ये मेरे इंपॉर्टेंट की है, ये मेरी इंपॉर्टेंस से रिलेट करती है। तो जो चीज जिस तरीके से जिस एस्पेक्ट में आएगी हम उसी पे उसको क्या करेंगे, फोकस करेंगे, है ना। अगर मेरे लिए ए चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए बी, तो मैं ए को रिस्पॉन्ड करूंगा तुम बी को रिस्पॉन्ड करोगे। तो जिस तरीके की सिचुएशन होगी हम उस तरीके से उसको क्या करेंगे, उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करेंगे। उस तरीके से हम उस सिचुएशन को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये उसके बाद ये आता है आपका वही वाला टॉपिक जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, लर्निंग प्रोसेस वाला। वो जो लर्निंग प्रोसेस ना हो के बोल के इसको आप बोल सकते हो, वो स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वाला, याद है 9 स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। गैगन्स की वो शादी वाली कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी, पनीर के पकौड़े वाली, है ना, पनीर के पकौड़े वाली कहानी थी। वो यही इसी कहानी के साथ वो क्या करती है, वो रिलेट करती है। ये होता है उसी तरीके से अटेंशन गेन करनी, एक्सपेक्टेंसी रिट्रीवल, ये पहले हो चुका है। ये थोड़ा सा पोर्शन है, इसको कल पढ़ेंगे। कल के बाद शायद एक क्लास और होगी टीचिंग की और उसके साथ टीचिंग खत्म हो जाएगा। परसों से रिसर्च शुरू हो जाएगा, टीचिंग की एक क्लास है वो सैटरडे को हो जाएगी, परसों से आपका रिसर्च शुरू हो जाएगा। अब से थोड़ी आपकी बड़ी बड़ी क्लासेस शुरू कर दूंगा, बस 1-2 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर ऑफिस में सब सेटिंग हो गई है। अब यहाँ पर CBCS भी हो जाएगा साथ में, कल CBCS हो जाएगा और उसके साथ लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे
और कोशिश करेंगे सिलेबस वाला भी टॉपिक हो जाए, मतलब 2 क्लासेस अभी और लगेंगी। अरे मुझे भी पता है कि जो चीजें पेंडिंग है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।